गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में इन कंटिन्यूएशन टू माय प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने आपको वीज़ा एक्सटेंशंस के बारे में बताया कि 60 दिन का स्टे पीरियड बढ़ाया है। एंड प्लस हमने और कैटेगरी के वीज़ास की भी बात की, नए वीज़ा सिस्टम की बात की, लाइक डेस्टिनेशन थाईलैंड। अब इन्होंने नाम DTV रखा, बड़ा अजीब सा लगता है मेरे को, बट एक्चुअली ये डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में जो भी आप लोगों के सवाल आ रहे हैं, उनकी कन्फ्यूजन जो है मैं दूर करने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ कि हाँ, इसमें ये ज़रूर इन्होंने कहा है कि जो स्टे पीरियड आपका 60 डेज़ का रहेगा। तो एनी वन हु इज़ ट्रैवलिंग टुडे, मई 31 को कर रहे हैं आप, और यू लैंड देयर नेक्स्ट डे, या ये कह लीजिए कि पोस्ट मिडनाइट, मतलब 12 बजे के बाद लोकल टाइम के हिसाब से बैंकॉक में अगर आप लैंड करते हैं, तो आप अगर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़रूर ये कंफर्म करें कि आपके जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगी है वीज़ा की, यानी कि TR60 उसका कोड होना चाहिए। TR60 उसका कोड होना चाहिए, मतलब कि TR मतलब टूरिस्ट 60 का अगर कोड लगा है तो आप उसका स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे भेज दें, ताकि हम और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी दे सकें इसके बारे में। वो भेज देंगे तो अच्छी बात है, मुझे कोई आपकी पासपोर्ट की डिटेल्स नहीं चाहिए, बस आप इतना मुझे स्क्रीनशॉट के साथ कंफर्म कर दें कि आपकी जो पासपोर्ट पर स्टैंप है वो 30 दिन की लगी है, 60 दिन की लगी है, विच इज़ सपोज टू बी नाउ 60 डेज बाय द वे। ठीक है, अब ये तो रही एक बात। एंड प्लस जो आप लोगों के सवाल यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ये परमानेंट जो है इन्होंने इंडिया को डाल दिया है इस वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर, क्योंकि इन्होंने जो लिस्ट दी है, अगर आप उसे ध्यान से देखें, जो इनको ऑफिशियल पोस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया सेम डे अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे शाम को, तो उसमें अगर आप देखें तो वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट में भी इंडिया का नाम दिया हुआ है, और अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल की लिस्ट में देखें वहाँ पे भी इंडिया का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों है, इसको जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ओपन द लिंक क्विकली, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ यहाँ पे। अब लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, नेशनल्स ऑफ द फॉलोइंग 93 कंट्रीज एंड टेरिटरीज आर एंटाइटल्ड टू वीजा एग्जेम्पशन फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म एंड शॉर्ट टर्म बिजनेस एंगेजमेंट्स फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज ऑफ कोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें इंडिया का नाम दिया है। राइट साइड पे देखें वीजा ऑन अराइवल, नेशनल्स ऑफ द फॉलोइंग 31 कंट्रीज and territories may apply for visa on arrival at the immigration checkpoints on arrival for the purpose of tourism for a period not exceeding 15 days। यहाँ पे भी इंडिया का नाम दिया हुआ है। तो ये चक्कर क्या है, इंडिया का नाम दोनों जगह क्यों दिया हुआ है? क्या हम दोनों काइंड ऑफ सर्विसेज ले सकते हैं? ये इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो नाम है वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट में टेम्प्रेरी टाइम के लिए डाला गया है। ठीक है, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए इसको डाला गया है, चाहे इंडिया हो चाहे कजाकिस्तान हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कल को पोस्ट नवंबर 11 वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट में से इंडिया का नाम हटाया जाता है, अगर हटाया जाता है, देन इंडियंस आर एलिजिबल फॉर एटलीस्ट वीज़ा ऑन अराइवल सर्विस, जिसमें आपको 15 दिन का स्टे पीरियड मिलता है, एंड ऑफ कोर्स इट्स पेड। लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव कि नवंबर 11 के बाद भी इंडिया को वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि वो पीक सीज़न है इनका, टूरिज्म का सीज़न है, दिसंबर का सीज़न है, आपको पता न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है। एंड लास्ट ईयर भी जो इन्होंने एक्सटेंशन के अंदर डाला है, जो एक्सटेंशन किए इन्होंने वीज़ा एग्जेम्पशन लिस्ट में, उसमें इंडिया को डाला था, कजाकिस्तान को भी डाला था पहले, ठीक है ना, और ताइवान को भी डाला था इसके अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्दर भी ये इंडिया को इस लिस्ट में रखेंगे, लेकिन जो आपका स्टे पीरियड है नवंबर 11 तक, वो यहाँ पे 60 दिनों का रहेगा। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट इन्होंने वीज़ा एग्जेम्पशन में स्टे पीरियड 60 डेज का कर दिया है सभी कंट्रीज के लिए, जितनी भी लिस्ट आपने यहाँ पे देखी है। चलिए, ये तो ही बात एक जो हम वीज़ा एग्जेम्पशन की बात थी, जो आपका डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया कि परमानेंट है या नहीं है, ये कब तक के लिए, ये भी आपको पता लग गया। आगे हम बात करते हैं अब डेस्टिनेशन थाईलैंड वीज़ा के रिगार्डिंग। जो ये नया सिस्टम है, इसको लेके भी कुछ सवाल उठ के आए हैं और कुछ मुझे एडिशनली चीज़ें पता लगी हैं। लेट मी क्लियर दैट कि अभी कोई भी DTV को लेके ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है, ये डाउन द लाइन हमें पता लगेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि कल इसके बारे में 1 जून ऑनवर्ड्स इसके बारे में कुछ पता लगे, ये डाउन द लाइन आगे पता लगे, क्योंकि आई एम वेरी डाउटफुल अबाउट दिस, और आई एम सरप्राइज एक्चुअली कि ये एक शॉर्ट नोटिस पे, मतलब मई 28 को आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम नया वीज़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम वीज़ा एग्जेम्पशन अपडेट। तो ये मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतने शॉर्ट नोटिस में हम ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? पहला सवाल तो ये है। तो हो सकता है कि 1 जून को अगर नहीं आता कोई अपडेट, तो कहीं कुछ टाइम ले सकता है और हमें तब पता लग सकता है। ठीक है, कुछ लोग ये भी प्रिज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो अपडेट आएगा DTV को, जो ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो नेक्स्ट ईयर बाय जून किया जाएगा। लेकिन जो पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया उसमें इन्होंने कहा कि फर्स्ट फेज के अंदर हम DTV लागू करेंगे और वीज़ा एग्जेम्पशन के अंदर हमने कंट्रीज़ जो है लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ बढ़ा दी है।
नाउ डीटीवी की अगर मैं बात करूं, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। इसमें आपके काफ़ी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, जो एडिशनली चीज़ें पता लगी वो भी अब कवर होने लगी हैं, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये है कि यार ये जो वीज़ा है डीटीवी, ये 5 साल की वैलिडिटी का रहेगा। वैलिडिटी इसकी 5 साल की है। जो लोग ये समझ के बैठे हैं कि 5 साल के लिए हम रह सकते हैं थाईलैंड में, तो ऐसा नहीं है। इसकी वैलिडिटी 5 साल की। हाँ, हालांकि मुझे लगता है यहाँ पे डजंट मेक सेंस टू मी, इट्स अ मिसमैच कि आप 5 साल की वैलिडिटी दे रहे हो, लेकिन स्टे पीरियड जो है इसमें आपने जो दिया बाय डिफॉल्ट, दैट इज जस्ट 180 डेज पर कैलेंडर ईयर। हाँ, इट इज एक्सटेंडेबल, तो आप 1 साल में वहां रहते रहते एक्सटेंड भी कर सकते हैं अगले और एक 6 महीने के लिए, यानी कि आप एट स्ट्रेच 1 साल तक थाईलैंड में रह सकते हैं एट अ कॉस्ट। अब इसकी जो कॉस्ट है जनरल 6 महीने की, वो है 10,000 थाई बाट, यानी कि ये कुछ हो गए 22 से 23 हज़ार रुपये INR के अंदर। और अगर आप इसे फर्दर डाउन एक्सटेंड भी करते हैं तो उसके लिए आपको एडिशनली 10,000 उतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, 22-23 हज़ार रुपये 1 साल पूरा स्टे करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अब क्या चीज़ें निकल के आती हैं वो बाद में पता लगेंगी, डोंट टेक इट सीरियसली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो भी चीज़ें मुझे पता लगती जा रही है मैं बताता जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये एक्सटेंडेबल की हमने बात कर ली। जो मैं अगली चीज़ बात करना चाहता हूँ, जो इसका एज क्राइटेरिया है, दैट इज़ 20 ईयर्स ओल्ड। यू मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड और प्लस। लेकिन अगर आपके साथ कोई बच्चा ट्रैवल कर रहा है, उसकी उम्र जो है 20 साल की है, 20 साल से ऊपर की है, देन ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम टू ट्रैवल अलॉन्ग विद यू। चलिए आगे हम बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या आप इससे वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट कन्वर्टेबल टू अ वर्क परमिट। हो सकता है ये और कैटेगरी के वीज़ाज में हम कन्वर्ट कर सकें, लेकिन वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए चांसेस यहाँ पे कम लगते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डिजिटल नोमैड वीज़ा। बात यहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आप कोई भी अगर अपना ऑनलाइन काम करते हैं तो थाईलैंड में रह के वहाँ ट्रैवल करके अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने वहाँ किसी लोकल एम्प्लॉयर के साथ टाइप किया है या किसी कंपनी के साथ टाइप किया है, लोकल एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो वर्क परमिट में कंसिडर किया जाएगा, ना कि डिजिटल नोमैड वीज़ा में। और हर कंट्री के केस में यूजुअली मुझे लगता है ये चीज़ सही निकलेगी, बिकॉज हर कंट्री के केस में जो भी कंट्री डिजिटल नोमैड वीज़ा ऑफर करती हैं उसके अंदर ये क्राइटेरिया बहुत क्लियरली दिया होता है, और इन्होंने भी वही चीज़ जो है यहाँ पे दी है। चलिए आगे देखते हैं कि ये तो रह गई बात एक। अब अच्छी बात यहाँ पे ये भी पता लग रही है कि आप इस वीज़ा को अपनी कंट्री से, होम कंट्री से भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब काफ़ी कंट्रीज़ के केस में डायरेक्टली लोग एम्बेसी जाके वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, लेकिन इंडिया के केस में मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप अपनी होम कंट्री से तो कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली एम्बेसी से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जितना भी प्रोसेस होता है, जितने भी कैटेगरी टाइप ऑफ वीज़ाज होते हैं, ये आउटसोर्स कर देते हैं आगे VFS को। तो आप अगर जाएं VFS की साइट पर, तो जितने भी कैटेगरी के वीज़ाज हैं वहाँ पे लिस्टेड हैं, इंक्लूडिंग STV वीज़ा और मल्टी एंट्री और सिंगल एंट्री वीज़ा, जो भी आप कह लीजिए, इमिग्रेंट, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, सब कैटेगरी के जो वीज़ाज हैं वहाँ पे लिस्टेड हैं। तो मुझे ऐसा एप्रीहेंशन है कि ये जो प्रोसेस है DTV का, ये VFS को आउटसोर्स कर सकते हैं ये लोग, और हो सकता है कि आपको कल VFS के थ्रू ही अप्लाई करना पड़े। वैसे इन्हें चाहिए कि ऑनलाइन पोर्टल बनाएं, लेकिन इतनी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी शायद ये नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इन्हें आउटसोर्स करना पड़ जाता लोकल किसी कंट्री के अंदर, ठीक है। चलिए ये हुई बात एक। हमने बात कर ली वर्क परमिट की भी, आपको थोड़ा सा बता दिया। एंड देन काफ़ी लोगों के ये सवाल भी आ सकते हैं कि क्या मेरी इनकम टैक्सेबल है। तो इसके बारे में जितना अभी पता लग रहा है वो ये है कि अगर आप 180 दिनों के लिए या 6 महीने के लिए थाईलैंड में रहते हैं, आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, यानी कि आपको कोई टैक्स नहीं यहाँ पे देना। यही चीज़ मैं बेनिफिट्स में भी कवर करने जा रहा हूँ आगे। मैं बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स जो है मुझे लग रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ फटाफट से। तो ये थी बात, एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया रिगार्डिंग DTV। फर्दर डाउन अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, और सबसे पहला एग्जांपल जो कंपैरिजन में लेना चाहता हूं, जो मैंने अभी एक्चुअली खुद ही मैं सोच रहा था इसके बारे में, खुद ही मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में आए, कि अगर आप इसे LTR या एलीट वीज़ा से कंपेयर करें 1 मिनट के लिए, तो ये जो वीज़ा है ये बहुत सस्ता है उनकी कंपैरेटिवली। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए जो कॉस्ट है एप्लीकेशन की वो ज़्यादा नहीं है, 10,000 थाई बाट है। एंड प्लस जो इवन आपको बैंक बैलेंस भी दिखाना है जो आपके होना चाहिए अकाउंट में, दैट इज़ अप टू 5 लाख थाई बाट, जो कि आप INR में कन्वर्ट करके देखेंगे ये बनता है सिर्फ 12 से 13 लाख रुपए, ठीक है ना। तो काफ़ी सस्ता मुझे लगा उस पर्सपेक्टिव से। देन सेकेंडली द एज लिमिट, जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे सेट किया गया इसके केस में वो है 20+ लेकिन अगर आप एलीट LTR प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं, वो एक्सपेंसिव तो है ही है, लेकिन उसमें जो आपका एज लिमिट है दैट शुड बी द क्राइटेरिया इज 50 ईयर्स एंड प्लस। तो वो काफ़ी जो चीज़ है मुश्किल हो जाती है। एलीट वीज़ा लेना एक सपना होता है, इट्स नॉट फीजिबल फॉर एवरीवन।
और थाईलैंड में रहते हुए भी बेनिफिट जो है इसका मेन ये है कि थाईलैंड में रहते हुए भी आप डीटीवी अप्लाई कर सकते हैं, है ना सही चीज़। अब आगे क्या टाइमलाइंस है कि कितने दिनों में ये इशू होगा, वो हमें बाद में पता लगेगा जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट या ऑफिशियल जो इन डिटेल्स है ये आउटलाइन करेंगे, तब हम आपको अच्छे से ये चीज़ बता पाएंगे। अभी तक जितनी भी चीज़ें पता लगती जा रही पीछे से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन इसके बाद क्या है कि इट इज़ अ मल्टी एंट्री वीज़ा जितना पता लग रहा है। तो अगर आप इनका ऑफिशियल कम्युनिकेशन देखेंगे उसमें बहुत क्लियरली इन्होंने लिखा है मल्टी एंट्री टाइप वीज़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं थाईलैंड में रहता हूँ और मैंने मन बनाया घूमने का, जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे, जैसे कि वियतनाम हो गया, लाओस, कंबोडिया हो गया, अगर मैं इन कंट्रीज़ में घूमता हूँ, छोड़ के जाता हूँ थाईलैंड विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज, तो मैं दोबारा री एंटर कर सकता हूँ थाईलैंड। ये एक्सपायर नहीं करेगा, जितना इसके बारे में पता लग रहा है अभी तक, ठीक है ना। ये कितना सही निकलता कल पता लगेगा, लेकिन अभी तक ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देन जो दूसरा एडवांटेज है, जो हम पहले टैक्सेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन इसी को लेके मेरा एक सवाल और है, ये कह रहे हैं कि ये क्लेम कर रहे हैं कि 180 डेज तक टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर मैं एक्सटेंड करके थाईलैंड में रहता हूँ, वहीं रहते जाते मैं आगे 6 महीने फर्दर डाउन द लाइन में एक्सटेंड करता हूँ अपना वीज़ा, 1 साल के लिए मैं रह जाता हूँ, तो क्या मेरी इनकम टैक्सेबल हो सकती है उस केस के अंदर? देखने वाली ये चीज़ है। ये सवाल अभी तक किसी का आया नहीं होगा, लेकिन मेरा सवाल ये है एक, इसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि हमें पता लगे, क्लैरिटी मिले, ठीक है। वैसे अगर ये नोमैड वीज़ा और इसमें क्राइटेरिया दिया है कि टैक्सेशन नहीं है आपके लिए, देन ये होना भी नहीं चाहिए, आपसे एक्सटेंड करके 1 साल रहे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे पता लग रही है मुझे कि अगर आप किसी और कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये कन्वर्टेबल है, लेकिन वर्क परमिट के लिए ये चांसेस कम है कि कन्वर्ट कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप और कैटेगरी का वीज़ा, जैसे कि लॉन्ग टर्म रेजिडेंट वीज़ा हो गया या एलीट वीज़ा हो गया, उसमें कन्वर्ट करते हैं, देन थोड़ा सा यहाँ पे चांसेस हैं कि जो DTV है आपका एक्सपायर हो जाएगा। ऑब्वियसली वो एक्सपायर करेगा, क्योंकि वो तो नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि आप और लंबे टाइम के लिए किसी और कैटेगरी के वीज़ा में वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप देखें, मैं एक वीडियो डालने लगा हूँ कुछ ही दिनों के अंदर रिगार्डिंग डिजिटल नोमैड वीज़ास। अब जितने भी कंट्रीज़ में जब वीडियो लिख रहा था, जब मैं उसकी स्क्रिप्ट बना रहा था, जब मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था, फैक्ट्स नोट कर रहा था, और जब मैंने शूट की, तो मुझे लगा कि 1 मिनट के लिए उस वीज़ा को, इस वीडियो को करने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज डिजिटल नोमैड वीज़ास की जो क्राइटेरिया है और जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मतलब कि यू नीड हैफ्टी बैंक बैलेंस इन दैट केस, चाहे आप 6 महीने के लिए रहें, चाहे आप 1 साल के लिए रहें, 2 साल के लिए रहें, तो वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। कंपैरेटिवली अगर आप इसको देखें, एडवांटेज यहाँ पे ये है कि बहुत सस्ता पड़ रहा है, यानी कि 12-13 लाख रुपए अकाउंट में दिखाना है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर बैंक बैलेंस की मैं बात करूँ, कल को अगर ये ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो आप ये मत करना कि अचानक से अपने बैंक अकाउंट में 12-13 लाख रुपए कहीं शो कर देना, या 2-4 दिन में आप 2-2, 3-3, 6-6 लाख करके अपने अकाउंट में डाल लेना। क्योंकि उससे क्या है कि बहुत ही क्लियर हो जाएगी चीज़ कि आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं, इसलिए आपने अपने अकाउंट में पैसा डाला है, ठीक है। तो आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जिसमें आप इतना मेंटेन करके चलते हैं, बैलेंस पुराना है, 6 महीने है, 6 महीने से पहले का है, वो थोड़ा यहाँ पे सही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अप्रीहेंशन है। बाकी आप भी सोच समझ सकते हैं। जहाँ पे ड्रॉबैक की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है थाईलैंड में, वो बढ़ने जा रही है, क्योंकि काफ़ी ये जो वीज़ा, इस कैटेगरी का वीज़ा डिमांड में रहेगा, एंड प्लस वीज़ा एग्जाम्पशन के अंदर भी काफ़ी लोग ट्रैवल करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि फुटफॉल लोगों का कितना रह सकता है यहाँ पे। जो टूरिस्ट है, जो कि 4 दिन के लिए जा रहा है, 5 दिन के लिए जा रहा है, 7 दिन के लिए जा रहा है, 10 दिन के लिए जा रहा है, उसके लिए ये थाईलैंड जो है एक्सपेंसिव हो सकता है इन द फ्यूचर डाउन द लाइन। ये मेरी एप्रीहेंशन, हो सकता है मैं गलत निकलूँ आगे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ किया। एंड प्लस अगर आप देखें ऑन द अदर हैंड, जो इनकम टैक्स है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस वीज़ा की कैटेगरी के अंदर, जब तक आप 6 महीने के लिए वहाँ पे रहते हैं। तो विद दैट रिजल्ट क्या होगा कि गवर्नमेंट ये सोचेगी कि आप कमा भी रहे हैं, उनकी कंट्री में रह भी रहे हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं दे रहे। तो जितने भी गुड्स हैं, प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, जितने भी रियल एस्टेट हैं, प्रॉपर्टी है, एयरबीएनबी की होटल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये एक्सपेंसिव हो सकती है आने वाले टाइम में थाईलैंड में, ऐसा मुझे लगता है। देन जो नेक्स्ट चीज़ मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी और कैटेगरी के वीज़ा में इसे कन्वर्ट करते हैं तो ये एक्सपायर कर जाएगा, फिर आप DTV को यूज़ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मुझे ये भी चीज़ पता लग रही है इसके बारे में, हो सकता है कि ये गलत भी हो और सही भी हो, लेकिन ये हमें कल पता लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ जो पता लग रही है कि आप DTV को सिर्फ 2 बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मुझे यहाँ पे मिसमैच लग रहा है कि 5 साल की वैलिडिटी आप दे रहे हैं, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल के अंदर सिर्फ मैं 2 बार यूज़ कर सकता हूँ। मतलब कि 1 साल में 6 महीने रहूँ, फिर अगले साल में 6 महीने रहूँ, या मैं 1 साल के अंदर पूरे 1 साल रह जाऊँ,
ठीक है। अगर मतलब 1 साल के अंदर ही मैं मतलब इसे एक्सटेंड करके जो पूरा 1 साल कंप्लीट कर लूँ, तो सिर्फ 2 बार ही तो यूज़ किया मैंने। अगर 2 बार के बाद ये एक्सपायर करता है तो 5 साल की वैलिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत सही नहीं लगी इसके बारे में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ इट्स अ वेरी गुड आइडिया, ए वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ थाईलैंड। तो अब आप क्या करें कि इसके बारे में मुझे जब कल कुछ पता लगता है या डाउन द लाइन 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 6 महीने में पता लगता है, कुछ भी हो सकता है, मैं अभी नहीं कह सकता, तो मैं आपके साथ डेफिनेटली प्रॉपर प्रोसेस DTV पे एक्सक्लूसिव वीडियो में हम बात करेंगे। अभी तक के लिए अपडेट है जो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग इंटरेस्टेड हैं। तो इस अपडेट को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाए। गुड बाय, टेक केयर, अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें।